एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 10 का है, सामाजिक विज्ञान का है, पार्ट 2 भूगोल से है, पार्ट 3 जल संसाधन से है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, सेशन छोटे छोटे जाएंगे पर रोज़ जाएंगे। जो हफ्ते में एक वीडियो पढ़ा था वो हफ्ते में एक वीडियो होगा ही। एक पार्ट जो हफ्ते में एक पार्ट पूरा डाला था तो उसका सेशन बहुत बड़ा हो जाता था, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता था। तो अब सेशन को वीडियो को छोटा कर दिया हूँ, पर हफ्ते में एक जाएगा ही। मतलब कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों के सेशन छोटे कर दिया हूँ। छोटे छोटे सेशन में आपके पास जाएंगे, उसको आप नंबरिंग चेंज करके याद करेंगे, समझेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। तो चलिए 25 प्रश्नों की श्रृंखला है। 25 प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए भाई, भारत विश्व वृष्टि है, वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? प्रश्न नंबर 1, भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 6%, ऑप्शन सी 8%, ऑप्शन डी 10%। तो प्रश्न नंबर 1, भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 4%, 6%, 8% या 10%? तो ये प्राप्त करता है 4%। 4% प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माथेरान में होती है, या चेन्नई में होती है, या व्लादिवोस्टॉक में होती है, या न्यूयॉर्क में होती है? प्रश्न नंबर 2, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माथेरान, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक, न्यूयॉर्क? तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माथेरान। विश्व में सर्वाधिक वर्षा माथेरान नामक स्थान पर होती है, माथेरान। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? प्रश्न नंबर 3, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर नदी पर, नर्मदा नदी पर, कोसी नदी पर या चिनाब नदी पर? प्रश्न नंबर 3, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, दामोदर नदी घाटी पर। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक मंदिर कहा था? बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक मंदिर कहा था? ऑप्शन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या विनोबा भावे ने कहा था,
या अन्ना हजारे ने कहा था? प्रश्न नंबर 4, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, या विनोबा भावे ने कहा है, या अन्ना हजारे ने कहा है? तो आधुनिक मंदिर कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? प्रश्न नंबर 5, ऑप्शन देखें, पंजाब में है, या गुजरात में है, या उत्तराखंड में है, या मध्य प्रदेश में है? टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में स्थित है, गुजरात में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, या मध्य प्रदेश में स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना स्थित है भाई उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? प्रश्न को फिर से एक बार देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? चलिए भाई, अब हम ऑप्शन पे देखते हैं। स्क्रीन पे चारों ऑप्शन लाके थे, इस पर विचार करते हैं। चारों ऑप्शन ये हैं भाई। पहला देखें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल आती हैं जहां जल की कमी होती है। जल लाती हैं, जाती नहीं, लाती हैं भाई, लाती। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। तो चलिए भाई, ये तो देखने से तो सही लगता है, ये गलत नहीं लगता। बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल ले आती हैं जहां जल की कमी होती है। दूसरा ऑप्शन देखें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बेहतर स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ये तो भाई गलत है। आपका क्या पूछा गया है, अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये तो गलत है, सी वाला गलत है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी, डी सही है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो ऑप्शन गा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बेहतर स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, यही सही नहीं है। यही आपका उत्तर होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7,
सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर, या चिनाब नदी पर, या सतलज नदी पर, या कृष्णा नदी पर? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पर बना है, या चिनाब नदी पर बना है, या सतलज नदी पर बना है, या कृष्णा नदी पर बना है? तो सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, बांधों को क्या कहा जाता है? बांधों को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडार। प्रश्न नंबर 8, बांधों को क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जल स्रोत, बाढ़ नियंत्रण का उपाय, जल का भंडार। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, विश्व में लवणीय तथा अलवणीय जल की प्रतिशतता कितनी है? विश्व में लवणीय तथा अलवणीय जल की प्रतिशतता कितनी है? 95.5% लवणीय, 4.5% अलवणीय, ये सही है? या 96.5% लवणीय और 3.5% अलवणीय, ये सही है? या ऑप्शन बी देखें, 98.5% लवणीय और 1.5% अलवणीय, ये सही है? या 97.5% लवणीय तथा 2.5% अलवणीय, ये सही है? तो चलिए भाई विचार करें, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके ऑप्शन पे भी गौर से पढ़ें, ध्यान देके पढ़ें और 2-3 बार सेशन को आप लोग 2-3 बार देखा करें ताकि सेशन आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो जाए, अच्छी तरह आपको याद हो जाए, परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने न पाए। इस आधार पर आप लोगों को तैयारी करना है। और कक्षा 10 वालों को तो विशेष करके कोई भी प्रश्न आपका एक भी प्रश्न गलत हुआ तो वो आपका परसेंटेज पर फर्क डाल देगा, परसेंटेज पर असर दिखा देगा। तो आप कोई भी प्रश्न गलत न करें और मुख्य रूप से जितने प्रश्न बन सकते हैं उतने प्रश्न आपके पास भेज रहा हूँ। शार्ट में प्रश्न भेज रहा हूँ, जो 140-150 क्वेश्चन होते थे 60-70 क्वेश्चन भेज रहा हूँ। पर सेशन को 2-3 बार देखें, इन्हीं प्रश्नों में से आपका प्री बोर्ड और बोर्ड दोनों परीक्षाओं में प्रश्न आ जाएंगे और आप 100 में 100 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन इतना समय आपको दे दिया, अब आप समझ गए होंगे प्रश्न को और उसके ऑप्शन को। तो चलिए हम उत्तर बताते हैं। विश्व में लवणीय जल है 97.5%, अलवणीय जल है 2.5%, 2.5%। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 का डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10, नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना क्या कहलाता है? नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना क्या कहलाता है?
प्रपात कहलाता है, या जल प्रपात कहलाता है, या जल विद्युत कहलाता है, या बांध कहलाता है। प्रश्न नंबर 10, नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना क्या कहलाता है? नदी घाटी के मध्य ऊंचाई से गिरने वाला झरना क्या कहलाता है? प्रपात कहलाता है, जल प्रपात कहलाता है, जल विद्युत कहलाता है, या बांध कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा जल प्रपात कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, जल प्रपात कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। मृदा के नीचे बिछी हुई शैल अस्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल क्या कहलाता है? मृदा के नीचे बिछी हुई शैल एवं अस्तरण मतलब पत्थरों के बीच में जो छिद्र रहते हैं, अस्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है, या जल विद्युत कहलाता है, या जल प्रपात कहलाता है, या भूमिगत जल कहलाता है। प्रश्न नंबर 11, मृदा के नीचे बिछी हुई शैल अस्तरण छिद्रों और परतों में एकत्र होने वाला जल क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, भूमिगत जल कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का सबसे शुद्ध रूप कहलाता है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? पालार पानी, भूमिगत जल, पॉपुलर पानी, या वर्षा जल संग्रहण। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? राजस्थान के कुछ भागों में वर्षा का सबसे शुद्ध रूप क्या कहलाता है? तो ये पालार पानी कहलाता है, या भूमिगत जल कहलाता है, या पॉपुलर पानी कहलाता है, या वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही होगा, पालार पानी कहलाता है, पालार पानी कहलाता है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके बनाने के विरोध में चल रहा था? प्रश्न नंबर 13, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके बनाने के विरोध में चल रहा था? पटेल सरोवर बांध के बनाने के विरोध में चल रहा था, या गांधी सरोवर बांध बनाने के विरोध में चल रहा था, या सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में चल रहा था, या रविंद्र सरोवर बांध बनाने के विरोध में चल रहा था? प्रश्न नंबर 13, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके बनाने के विरोध में चल रहा था? पटेल सरोवर बांध, गांधी सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, या रविंद्र सरोवर बांध? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध बनाने के विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14,
निम्नलिखित में से अधिकांश जल की कमी का कारण क्या है? निम्नलिखित में से अधिकांश जल की कमी का कारण क्या है? अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, या अतिशोषण हो रहा है, या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जल का समान वितरण है, या उपर्युक्त सभी कार्य हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से अधिकांश जल की कमी का कारण क्या है? अत्यधिक प्रयोग है, अतिशोषण है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जल का असमान वितरण है, या उपर्युक्त सभी है। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये सभी कारण हैं, जल की कमी के सभी कारण हैं। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? शुष्क कृषि में, सिंचित कृषि में, मिश्रित कृषि में, या इनमें से कोई नहीं? जल का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? शुष्क कृषि में, सिंचित कृषि में, मिश्रित कृषि में, या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 15, तो जल का सबसे अधिक उपयोग होता है सिंचित कृषि में। सिंचित कृषि में प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 16, वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन देखते हैं। 20% जल विद्युत से प्राप्त होता है, या 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है, या 25% जल विद्युत से प्राप्त होता है, या 28% जल विद्युत से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन 20%, 22%, 25%, 28%। प्रश्न को देखें फिर से। वर्तमान में भारत में विद्युत उत्पादन का कितना प्रतिशत जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 22% जल विद्युत से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से जल के प्रदूषित होने का कारण क्या है? प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से जल के प्रदूषित होने का क्या कारण है? औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट है, या रसायन है, या कीटनाशक है, या उपर्युक्त सभी है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से जल के प्रदूषित होने का क्या कारण है? औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट, रसायन, कीटनाशक, उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्ट भी है, रसायन भी है, कीटनाशक भी है। तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का सही ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 18, आधुनिक भारत में अधिकांश नदियों के बेसिनों में किसका निर्माण किया गया है? आधुनिक भारत में अधिकांश नदियों के बेसिनों में किसका निर्माण किया गया है? प्रश्न को बराबर समझ लें भाई, प्रश्न को सही तरीके से समझ लें, फिर ऑप्शन पे आवें।
आधुनिक भारत में अधिकांश नदियों के बेसिनों में किसका निर्माण किया गया है? अब ऑप्शन पे आ जाएं। कुआं का निर्माण किया गया है, तालाबों का निर्माण किया गया है, बांधों का निर्माण किया गया है या नलकूपों का निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 18, कुआं का निर्माण, तालाबों का निर्माण, बांधों का निर्माण या नलकूपों का निर्माण? तो ये किया गया है बांधों का निर्माण। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 19, किस मौर्य शासक के बाद बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया? प्रश्न नंबर 19, किस मौर्य शासक के समय बृहद स्तर पर, किस मौर्य शासक के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया है? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया या बिंदुसार के समय करवाया गया या अशोक के समय करवाया गया या इनमें से कोई नहीं, सभी गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा भाई? किस मौर्य शासक के समय बृहद स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये काम करवाया गया था। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्कृष्ट सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्कृष्ट सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में या कलिंग उड़ीसा में या कोल्हापुर महाराष्ट्र में या उपर्युक्त सभी जगहों पर उत्कृष्ट सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? तो प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्कृष्ट सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? तो ये सिंचाई व्यवस्था के प्रमाण नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में भी मिले हैं, कलिंग उड़ीसा में मिले हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र में मिले हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी जगहों पर मिले हैं, उपर्युक्त सभी जगहों पर मिले हैं। प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, वर्तमान में बांधों का निर्माण सिंचाई के अलावा अन्य किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? प्रश्न नंबर 21, वर्तमान में बांधों का निर्माण सिंचाई के अलावा अन्य किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? विद्युत उत्पादन के लिए या जल आपूर्ति के लिए या बाढ़ नियंत्रण के लिए या इन सभी कामों के लिए? प्रश्न नंबर 21, वर्तमान में बांधों का निर्माण सिंचाई के अलावा अन्य किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है या जल आपूर्ति के लिए किया जाता है या बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है या ये सभी काम किए जाते हैं? तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये इन सभी कामों के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22 की तरफ आ जाएं। किस नदी बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई दोनों कार्य संपादित किए जाते हैं? प्रश्न नंबर 22, किस नदी बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना के माध्यम से
जल विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई दोनों कार्य संपादित किए जाते हैं। तो भाखड़ा नागल बांध की बात पूछ रहा है भाई। तो ये साबरमती नदी पर या सतलुज ब्यास नदी पर या महानदी पर या कावेरी नदी पर। प्रश्न नंबर 22, किस नदी बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना के माध्यम से जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों कार्य संपादित किए गए हैं? साबरमती नदी पर, सतलुज ब्यास नदी पर, महानदी पर, कावेरी नदी पर। तो प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सतलुज ब्यास नदी पर। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? प्रश्न नंबर 23, निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? तो महात्मा गांधी का मानना था, या जवाहरलाल नेहरू का मानना था, या सरदार वल्लभ भाई पटेल का मानना था, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था? निम्न में से किसका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? तो ये मानना था जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का मानना था। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, सरदार सरोवर बांध परियोजना में मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य सम्मिलित हैं? प्रश्न नंबर 24, सरदार सरोवर बांध परियोजना में मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो राजस्थान सम्मिलित है, या गुजरात सम्मिलित है, या महाराष्ट्र सम्मिलित हैं, या ये सभी सम्मिलित हैं? सरदार सरोवर बांध परियोजना में मध्य प्रदेश के अलावा कौन सा राज्य सम्मिलित हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या ये सभी? तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ये सभी राज्य, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र चारों राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 25, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल अलवणीय है? पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल अलवणीय है, यानी कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो अलवणीय और लवणीय जल अभी आप पीछे प्रश्नों में व्याख्या में देखें, प्रश्नों में देखें 97.5% लवणीय था, तो बचा कितना 2.5% अलवणीय। अब आप प्रश्न पे आ जाएं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल अलवणीय हैं? 2.5%, 4.2%, 3.2%, 5.2%। तो इसका उत्तर अप्रत्यक्ष रूप से मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अब इसका उत्तर हम फिर से आपको बता देते हैं। पृथ्वी पर 2.5% जल, पृथ्वी पर 2.5% जल अलवणीय है, पीने योग्य है भाई, पीने योग्य है। तो प्रश्न नंबर 25,
का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसी प्रश्न के साथ हम इस सेशन का समापन करेंगे। साथ में आपको फिर याद दिला देते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्नों को अच्छी तरह से आप तैयारी कर लें। और ये जो एक पार्ट एक ही दिन में भेजा जा रहा था, एक ही सेशन में, सेशन बहुत बड़ा हो रहा था, आप लोगों को कमेंट आया, उस कमेंट के आधार पर सेशन को छोटा कर दिया हूँ। एक पार्ट के 2 या 3 या 4 जैसा उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा अध्याय छोटा बड़ा होगा उस हिसाब से आपके पास प्रश्न भेजे जाएंगे। आप सेशन को कम से कम 2-3 बार देखें और इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करें। आपको याद नहीं करना पड़ेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पर सेशन को 2-3 बार देखें और साथ में आप लोग जिम्मेदारी निभाएं। इस पर सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब बढ़वाने की कोशिश करें ताकि हम आपके लिए मेहनत करते रहें। तो चलिए इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।